जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे एक और वीडियो पे। तो दोस्तों, आज अगर बात करें निफ्टी 50 की, तो आप देख सकते हैं कि लगभग 138 पॉइंट ऊपर निफ्टी 50 चल रहा है और बैंक निफ्टी आज 215 पॉइंट ऊपर है और सेंसेक्स लगभग 421 पॉइंट ऊपर है। और अगर ब्रॉडर इंडेक्स की बात करें तो आइए एक बार मैं आपको इंडेक्स दिखा देता हूँ। तो आज आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50 जो है लगभग 0.57% अप है। इसके मुकाबले में आप नज़र मारिए मिड कैप पे। मिड कैप 50 1.75% अप है। मिड कैप 100 जो है 1.85% अप है। निफ्टी मिड कैप 150 जो है 1.88% अप है। और इसके अलावा अगर आप देखें निफ्टी स्मॉल कैप 100 तो 2.30% अप है। निफ्टी स्मॉल कैप 50 जो है 2.03% अप है और निफ्टी स्मॉल कैप 2.18% अप है। तो मोटा मोटा आप देखेंगे कि लगभग 0.25% जो है आज मिड कैप अप है और लगभग 2% के ऊपर जो है स्मॉल कैप अप है। ये लाजमी भी था दोस्तों, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप की बहुत ज़्यादा पिटाई हो चुकी थी पिछले 2-3 दिनों में। और मिड कैप स्मॉल कैप तो लगभग 7 या 8% गिर गए हैं 2 दिनों में। तो पिटाई इनकी होनी है, जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि मार्च तक तो मिड कैप और स्मॉल कैप से दूर रहना है। भले ही थोड़ा सा रन निकल जाए, मतलब थोड़ा मार्केट मिड कैप और स्मॉल कैप ऊपर भाग जाए और आप उसका फ़ायदा ना उठा पाओ, दैट इज़ ओके। लेकिन इस वक्त इतना रिस्की है मिड कैप और स्मॉल कैप में लमसम डालना कि आपके हाथ जल जाएंगे। तो इसलिए इससे दूर रहना ही फ़िलहाल ठीक है। तो ये टेम्प्ररी अप है, इसमें फ़िलहाल हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें और पिटाई होनी अभी निश्चित है मिड कैप और स्मॉल कैप में। जबकि निफ्टी 50 ठीक है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन अब निफ्टी 50 में नहीं आना है। 13 साढ़े 13% गिर चुका था निफ्टी 50। अब ज़्यादा से ज़्यादा वो 3-4-5% और गिर सकता है। बस उसकी 15 से 20% के बीच में निफ्टी 50 की लिमिट ख़त्म हो जाती है। 13.5% वो गिर चुका है, तो अब उसके लिमिट जो है बॉटम लिमिट वो ऑलमोस्ट पहुंच चुकी है निफ्टी 50 की। जबकि मिड कैप और स्मॉल कैप में फ़िलहाल अभी भी भरपूर रिस्क अवेलेबल है। तो जो लोग मेरे से पूछते रहते हैं भैया लमसम लगाने का सही समय आ गया क्या, लमसम डाल सकते हैं, तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि भैया नहीं, लमसम डालने की कोशिश मत करना मिड कैप और स्मॉल कैप में। अगर आपको लमसम डालना है तो आप लार्ज कैप के म्यूचुअल फंड्स में, लार्ज कैप के ईटीएफ में डाल सकते हो। और अगर आप मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप में भी डालोगे, तो मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप में भी डालोगे तो फंड मैनेजर ऑटोमेटिकली आपका लार्ज कैप में ही डालेगा, क्योंकि उसको मेरे से भी ज़्यादा समझ है, उसको पता है कि कहाँ डालना है। तो अगर आपको ये तय करने में दिक्कत होती है कि मिड कैप में कब डालना है, स्मॉल कैप में कब डालना है, लार्ज कैप में कब डालना है, तो फ्लेक्सी कैप या और मल्टी कैप चुना करो। वहाँ फंड मैनेजर के ऊपर ये जिम्मेदारी छोड़ दिया करो, वो अपने अकॉर्डिंगली डाल देगा जिसमें भी उसको डालना होगा। तो ये तो बात रही इंडेक्सेस की, जो मैंने आपको निफ्टी 50 का इंडेक्स दिखा दिया, मिड कैप का इंडेक्स दिखा दिया और स्मॉल कैप के इंडेक्स दिखा दिए। अब आ जाते हैं कल के एफआई के डेटा पे। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने बोला था कि एफआई बिल्कुल भी सेलिंग रोकने के मूड में नहीं है। तो 28 जनवरी कल थी, आज 29 है, तो 4,000 लगभग 5,000 करोड़ की कैश में सेलिंग करके गए हैं एफआई। और लगभग 6,800 करोड़ की बाइंग करी है हमारे डीआई ने। तो जो बाइंग हो रही है और जो सेलिंग हो रही है, ये मोटा मोटा लार्ज कैप में हो रही है, ठीक है, इस बात को समझना। क्योंकि जो एफआईआई हैं वो स्मॉल कैप और मिड कैप नहीं खरीदते जनरली। और स्मॉल कैप तो ना के बराबर ही खरीदते हैं वो लोग, मिड कैप थोड़ा बहुत खरीदते हैं। और जो हमारे डीआई हैं वो जो इस वक्त बाइंग कर रहे हैं वो लार्ज कैप में कर रहे हैं, ठीक है। मिड कैप और स्मॉल कैप ये हमारे डीआई फंड हाउस जो हैं ये बेच रहे हैं। तो बहुत चालाक है हमारे डीआई भी, जो हमारे म्यूचुअल फंड हाउसेज भी हैं। उनको पता है कि अभी पेन है मिड कैप और स्मॉल कैप में, तो पेन मिड कैप और स्मॉल कैप में वो खरीदारी नहीं कर रहे हैं, वो खरीदारी सिर्फ लार्ज कैप में कर रहे हैं। तो रेस्ट एश्योर कि मेरे वीडियोस जो देखने वाले लोग हैं, उनको अगर ऐसा लग रहा है कि ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है, मार्केट यहाँ से ऊपर भागने वाला है, शॉर्ट टर्म ऊपर जा सकता है बजट के आसपास, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन ट्रेंड अभी भी नेगेटिव ही है। एक शॉर्ट टर्म मोमेंटम जरूर बनेगा बजट के आसपास, ताकि लोग प्रॉफिट बना के क्विकली एग्जिट करेंगे बजट के अगले हफ्ते में। और जैसा कि मैंने खबर पढ़ी है कि बजट वाले दिन शनिवार के दिन जो है मार्केट खुली रहेगी। यानी कि अगर सरकार ने ऐसा फैसला लिया है तो मुझे मुझे ऐसा इंट्यूशन आ रहा है कि बजट में कुछ अच्छा आ रहा है, तभी उन्होंने शनिवार के दिन मार्केट खोली है। अदरवाइज़ अगर कुछ बुरा आना होता तो वो मार्केट को बंद ही रखते और कहते कि जो होगा मंडे को देखा जाएगा। तो मुझे ऐसी इंट्यूशन है, लेकिन आप मुझे भगवान मत समझिए कि मेरी इंट्यूशन तो सही ही होगी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि बजट में कुछ अच्छा आने वाला है। इसीलिए सरकार चाह रही है कि चलो शनिवार को मार्केट खोल देते हैं, लोग छुट्टी के दिन अपना घर बैठ के बजट भी इंजॉय करेंगे और मार्केट का जो गेन और मोमेंटम होगा उसको इंजॉय करेंगे। तो ये मेरी एनालिसिस है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म होगा, याद रखना। और इसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा जो सरकारी स्टॉक्स भाग जाएंगे, आपका रेलवे स्टॉक भाग जाएंगे, डिफेंस स्टॉक भाग जाएंगे थोड़ा बहुत, और आपका लार्ज कैप में थोड़ा बहुत गेन होगा। स्मॉल कैप और मिड कैप जो ब्रॉडर
इंडेक्स है स्मॉल कैप और मिड कैप का, उसमें कोई खास गेन नहीं होने वाला है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये तो बात हो गई अपने इसकी। अब आ जाते हैं अपने शेयर्स के पोर्टफोलियो में। तो आज की सिचुएशन मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आज मेरा सिचुएशन, मैं टुडे पे क्लिक कर दिया है, तो शून्य प्लेटफॉर्म पे मैं शेयर ट्रेडिंग वगैरह करता हूँ। तो मैं ज़्यादा मात्रा में शेयर ट्रेडिंग वगैरह नहीं करता हूँ। ये इज़ जस्ट द फैक्ट कि मार्केट गिर गई है तो एवरेज करते करते पोर्टफोलियो बड़ा हो गया है। अदरवाइज़ जनरली मेरा जो शेयर्स और ईटीएफ का पोर्टफोलियो होता है 1 लाख के आसपास ही होता है, और मैं जेब खर्च के लिए इसको करता था। लेकिन अब मार्केट में सभी ट्रैप हुए हैं तो मैं भी ट्रैप हूँ। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि जो मेरे मिड कैप के बीज हैं वो मुझे 36 रुपये का गेन दे रहे हैं, नोशनल गेन। डाबर जो है 75 रुपये का नोशनल लॉस दे रहा है। CPSC ETF 140 रुपये का मुझे नोशनल गेन दे रहा है। ये आज का गेन है दोस्तों, ओवरऑल मैं भी दिखाऊंगा आपको। HDFC बैंक 35 रुपये का नोशनल गेन दे रहा है। टाटा मोटर्स 250 रुपये का नोशनल गेन दे रहा है। एशियन पेंट्स 51 रुपये का नोशनल लॉस दे रहा है। HDFC का ETF है स्मॉल कैप का 34 रुपये का गेन दे रहा है। रिलायंस का शेयर है 103 रुपये का नोशनल गेन दे रहा है। जीनस पावर करके एक शेयर है 186 रुपये का नोशनल गेन दे रहा है। टाटा कंज्यूमर है 81 रुपीज़ का नोशनल लॉस दे रहा है। इंडसइंड बैंक 67 रुपीज़ का नोशनल गेन दे रहा है। इरकॉन 355 रुपये का नोशनल गेन दे रहा है। जियो फाइनेंशियल जो है 4 रुपये 50 पैसे का मुझे गेन। 2 शेयर मैंने जियो फाइनेंशियल के भी ले लिए। थोड़ा बहुत मैंने सोचा कि जियो फाइनेंशियल को बिल्ड करूंगा धीरे धीरे जैसे वो सस्ता होता जाएगा, क्योंकि जियो फाइनेंशियल इस वक्त आईपीओ प्राइस से भी नीचे मिल रहा है। तो जो आईपीओ पे लेकर खुश हुए थे तो उन्हें अब तो लेना ही चाहिए। तो ये तो रही बात मेरे आज के किस तरीके से चल रहा है। और आप देखेंगे कि ओवरऑल मेरा पोर्टफोलियो जो है अब 8.5% डाउन है। कल तक ये ऑलमोस्ट 10% हो गया था, अब 8.5% डाउन दिख रहा है। और अब 16,000 का मुझे नोशनल लॉस हो रहा है। 1,88,000 मेरी इन्वेस्टेड वैल्यू है, और टोटल वैल्यूशन जो है 1,72,000 है। और ओवरऑल इस वक्त सिर्फ मेरा जियो फाइनेंशियल प्रॉफिट में है 2 रुपये के, और मेरा HDFC बैंक प्रॉफिट में है लगभग 200 रुपये के। तो यही 2 शेयर है मेरे जो प्रॉफिट में है, जियो फाइनेंशियल और HDFC बैंक। बाकी ऑलमोस्ट सभी मेरे शेयर नुकसान में, आप देख सकते हैं। 8% का नुकसान मुझे मिड कैप बीज में है। डाबर में 6% का नुकसान है। CPSC ETF में 5% का नुकसान है। HDFC बैंक में 190 रुपये का मुनाफा है। टाटा मोटर्स में 8% का नुकसान है। एशियन पेंट में 1.74% का नुकसान है। HDFC स्मॉल कैप ETF में 12% का नुकसान है। रिलायंस में 5% का नुकसान है। जीनस पावर में 30% का नुकसान है। टाटा कंज्यूमर में 6% का नुकसान है। इंडसइंड बैंक में 16% का नुकसान है। एयरकॉन में 19% का नुकसान है। जियो फाइनेंशियल में ½ % का गेन है। तो ये सब मिल मिला के जो है इस वक्त मेरे को है 8.5% का लॉस है। 16,160 रुपये का मेरा टोटल लॉस है। तो ये तो बात हो गई मेरे शेयर्स के पोर्टफोलियो की। आइए अब मैं आपको दिखा देता हूँ अपने म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कल मुझे 19,000 रुपये का नोशनल लॉस हुआ है, और जो मेरा टोटल रिटर्न है वो नेगेटिव 2,74,786 रुपये बन गया। लगभग 10% एब्सोल्यूट रिटर्न बेसिस में 10% के नुकसान में हूँ। इन्वेस्टेड वैल्यू 27,45,000 है, और करंट वैल्यू 24,71,000 है। आइए देख लेते हैं किस किस फंड ने कल मुझे पॉजिटिव और किसने नेगेटिव रिटर्न दिया। तो मैं इसमें फ़िल्टर कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर आ रहा है पराग पारिक, जिसने कल मुझे 202 रुपये का रिटर्न दिया है। उसके बाद HDFC लार्ज कैप पे 508 रुपये का रिटर्न। निपॉन इंडिया लार्ज कैप 520। HDFC लार्ज एंड मिड कैप 158। बंधन कोर इक्विटी 27 का नोशनल लॉस। इसके नीचे सारे लॉस वाले हैं। आदित्य बिरला 160 का नोशनल लॉस। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ 324 का नोशनल लॉस। कॉन्ट मिड कैप 694 का नोशनल लॉस। कॉन्ट इंफ्रास्ट्रक्चर 182 का नोशनल लॉस। निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड 178 का नोशनल लॉस। म्यूचुअल फंड मोतीलाल ओसवाल 226 का नोशनल लॉस। इन्वेस्को इंडिया PSU 461 का नोशनल लॉस। कॉन्ट लार्ज एंड मिड कैप 643 का। ICICI प्रूडेंशियल 169 का। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया 215। बंधन स्मॉल कैप 881। कॉन्ट स्मॉल कैप 1500। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 2000। निपॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा 42। एडलवेज मिड कैप 1200। कोटक इमर्जिंग इक्विटी 492। इन्वेस्को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर 106। HDFC डिफेंस फंड 103। कैनरा रोबेको 548। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप 572। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 2900। HSBC लार्ज एंड मिड 3100। बैंक ऑफ इंडिया 2000। टाटा स्मॉल कैप लगभग 1100 रुपये। और ये सब मिल मिला के नफ़ा नुकसान मिला के मुझे 19,000 का कल नोशनल लॉस हुआ है। और जो मेरा टोटल रिटर्न है वो नेगेटिव 2.25 लाख लगभग बन गया है। तो दोस्तों ये तो बात हुई मेरे ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की। अब आ जाते हैं मेरे इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे, जिस पे मेरी आजकल SIPs चल रही हैं। तो आप देख सकते हैं इस पे मैं आ जाता हूँ म्यूचुअल फंड्स में। तो इसका रिटर्न भी अब नेगेटिव 4.02% बन गया। जो मेरी इन्वेस्टेड वैल्यू है वो 59,000 है, जो करंट
करंट वैल्यू है 56,000 है, 56,600 रुपये। तो कल मुझे इस पोर्टफोलियो में 462 रुपये का नोशनल लॉस हुआ है 0.81%, और टोटल रिटर्न जो है नेगेटिव 2,000 बने हुए हैं इसमें। तो मेरी एस आई पीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों के मुझे मैसेज आ रहे हैं दोस्तों, सब कह रहे हैं कि भैया एस आई पी रोक दें, मार्केट गिर रही है, क्या करें, और मेरा लॉस हो गया। कुछ लोगों ने लॉस में आकर बेच भी दिया है, कुछ लोग परेशान हो रखे हैं। तो ऐसे बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। यही वजह है कि मैं रोज़ आपको अपनी एस आई पीज़ भी दिखा रहा हूँ, सिर्फ आप लोगों का आत्मविश्वास, आप लोगों का भरोसा, आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कि सब लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। देखिए यही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसमें आपको भागना नहीं है। तो मैं दिखा देता हूँ, 29 जनवरी आज मेरी एसआईपी कट चुकी है। एचडीएफसी मिड कैप में, निपॉन इंडिया लार्ज कैप में मेरी एसआईपी कट चुकी है आज। एसबीआई स्मॉल कैप में मेरी 30 जनवरी कल एसआईपी कटने वाली है। टाटा स्मॉल कैप 30 जनवरी कल एसआईपी कटने वाली है। नोकोटेक स्मॉल कैप 30 जनवरी कल एसआईपी कटने वाली है। निपॉन इंडिया ग्रोथ 30 जनवरी कल एसआईपी कटने वाली है। और 31 जनवरी को भी मेरी 3 एसआईपी कटने वाली हैं। तो आप रेस्ट एश्योर कि मेरी धड़ाधड़ एसआईपी लगी हुई है और उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। लगातार मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं कि जो मेरी टोटल एसआईपीज़ है महीने की 41,500 की है, जिसमें 37,000 कंप्लीट हो चुकी है। सिर्फ 4,500 की और बची है, जो अगले 2-3 दिन में लग जाएगी। और मैं पूरा 41,500 इन्वेस्टेड हूँ इन द मंथ ऑफ जनवरी। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों से कई बार एक बात बार बार बोली है कि जब मार्केट गिरती है ना, तो इससे पैसा निकालना उतना ही मुश्किल होता है जिस तरीके से एक सीए के एग्ज़ाम को क्लियर करना, या आईआईटी के एग्ज़ाम को क्लियर करना, या आईएम्स के एग्ज़ाम को क्लियर करना। आपको ये बात समझनी होगी कि अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आप इस मार्केट को पैसा देकर जाएंगे, यहाँ से पैसा लेकर नहीं जाएंगे। और आप बड़े बड़े वेल्थ क्रिएटर जो है ना, उनके बायोग्राफीज़ पढ़िए, उनकी कमेंट्री पढ़िए, तो वो हमेशा ये बोलते हैं कि मार्केट में इन्वेस्ट करने का सबसे अच्छा समय तभी होता है जब लोग डरे हुए हों। इस वक्त लोग डरे हुए हैं, आपको कंटिन्यूसली यहाँ पे इन्वेस्ट करते रहना चाहिए। और क्योंकि आपका दिमाग तो काम करना बंद कर देगा रोज़ रोज़ लॉस देखे, तो ऐसे में सबसे अच्छा तरीका होता है आप अपनी एस आई पीज़ लगा लो, रोज़ थोड़ा थोड़ा डालते रहो, आपकी चीज़ें एवरेज आउट हो जाएगी। क्योंकि कुछ लोग मैनुअली करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे पिछले 2-3 हफ्ते में ऐसा हो चुका कि कई लोगों ने मेरे को बोला था भैया मैंने तो लमसम डाल दिया, मुझे लगता था बॉटम बन गया, लेकिन उनके लमसम डालने के बाद आज उनके 2 लाख डाले तो वो भी आज 1,90,000 बने हुए हैं 2-3 हफ्ते के अंदर ही। तो मैं यही चीज़ समझा रहा हूँ कि आप मार्केट को टाइम करने की कोशिश तो बिल्कुल मत करो। कोई नहीं कर पाया है, ये मैं बार बार समझाता हूँ ये चीज़ कि मार्केट को टाइम कोई नहीं कर पाया। बड़े बड़े आए, बड़े बड़े चले गए, मार्केट को कोई टाइम नहीं कर पाया। तो मैं ये नहीं कहता कि आप लमसम मत करो। जब भी आपको लगता है कि मार्केट 2-2.5% गिर गया, 1% गिर गया, 1.5% हो गया, जो भी आपका फॉर्मूला हो, आप लमसम कर सकते हो, लेकिन उस लमसम को लंबे समय तक करो। कई लोग मेरे से सवाल पूछते हैं कि भैया लमसम का क्या सही समय है। देखो, अगर तो तुम्हारा व्यू 10 से 15 साल का है तो हर समय सही समय होता है। ये समय तो बहुत अच्छा समय है अगर आपको लमसम करना है, लेकिन लंबे व्यू के लिए, ठीक है भैया। लेकिन आप तो बोल रहे थे कि मिड कैप स्मॉल कैप में लमसम मत करना, मार्च तक बिल्कुल मत करना। लेकिन अगर आपका नज़रिया 10 साल या 15 साल का है तो ये समय भी लमसम करने के लिए ठीक है स्मॉल कैप और मिड कैप में। लेकिन ये ध्यान रखना कि आपके इन्वेस्ट करते ही आपका जो स्मॉल कैप और मिड कैप का ईटीएफ है या म्यूचुअल फंड है, वो 5% गिर सकता है, 7% गिर सकता है, 10% भी गिर सकता है। तो इतना आप लोग झेल नहीं पाओगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ मार्च तक रुक जाओ, तब मार्केट स्टेबल हो जाएगी इस मिड कैप और स्मॉल कैप की भी। और जनरली हम जैसे लोग जो होते हैं वो ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में मिड कैप और स्मॉल कैप में ही लगाते हैं। और अगर आपका टेन्योर लंबा है ना, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, तो मिड कैप स्मॉल कैप ही लगाना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली लॉन्ग रन में यही सबसे ज़्यादा रिटर्न देंगे। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तो मैं तो कह रहा हूँ आंख बंद करके पैसा लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन व्यू लॉन्ग टर्म होना चाहिए। और लेकिन मुझे ही पता है, इतिहास गवाह है, डेटा ये बोलता है कि 90% ऑफ द इन्वेस्टर, 95% ऑफ द इन्वेस्टर 5 साल के अंदर निकल जाएंगे। तो मुझे पता है मेरे इन्वेस्टर भी 5 साल के अंदर अंदर पैनिक में आके, परेशानियों की वजह से, बहुत सारी चीज़ें घर में ज़रूरतें होती हैं उसकी वजह से निकल जाएंगे। तो कोशिश करो कि बेस्ट टू द बेस्ट लेवल पे बाय करने की कोशिश करो, ताकि जल्दी आपका एवरेज आउट हो सके। बाकी टाइम करने का एक तरीका है ये, लेकिन मेरे हिसाब से आपको अपनी एस आई पीज़ तो बिल्कुल भी नहीं रोकनी चाहिए। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं जिसमें लोग मेरे से पूछते हैं कि भैया एसआईपी रोक लूँ, मेरी एसआईपी कटने वाली है। नहीं भैया, एसआईपी को बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है। एसआईपी का मतलब ही होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो वो सिस्टमेटिक रहेगा कैसे जब तुम उसमें हाथ लगा दोगे, ठीक है। कुछ चीज़ों को ना सिस्टम के हवाले छोड़ दो, वहाँ पे दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि कितना कटेगा, कैसे कटेगा। बस नियमित तरीके से अपना पैसा कटने दो,
आप देखोगे ओवर द पीरियड टाइम आपका पैसा बन जाएगा। बाकी जो पैसा बचा हुआ है उसके 8-10 टुकड़े करके अपनी बुद्धि से, अपने जुए के हिसाब से, जैसा आपका मन करे, आज डालना है आज डाल लो, मार्च में डालना है मार्च में डालो, फरवरी में डालना है फरवरी में डालो। क्योंकि म्यूचुअल फंड है, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड हो, तो मेरे को नहीं लगता अगर आपने गलत डिसीजन ले भी लिया तो कोई बहुत बड़ा नुकसान आपको होने वाला है, क्योंकि वो एवरेज आउट हो जाएगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ कि 95% ऑफ द इन्वेस्टर 5 साल से पहले बेच के चले जाएंगे। तो मेरे वीडियोस देखने वाले में भी 90-95% लोग 5 साल से पहले बेच देंगे। तो मैं उन लोगों के हितों को ध्यान में रखकर ये बोलता हूँ कि आप जो है थोड़ा सही समय पे बाय करने की कोशिश करो। एक साथ सारा लमसम एक ही जगह पे मत डाल दो, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा मार्केट को स्टेबल होने दो। लार्ज कैप में डालने का सही समय है, अभी भी डाल सकते हो। मिड कैप और स्मॉल कैप में डालने का भी समय नहीं है, ठीक है। शेयर्स और ईटीएफ, इनके लिए मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, ना मैं शेयर्स का एक्सपर्ट हूँ। लेकिन म्यूचुअल फंड में मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र और अपनी बुद्धि से ही अपना इन्वेस्टमेंट करें। मैं खाली अपनी जर्नी शेयर कर रहा हूँ और आपको अपनी प्रतिक्रिया और अपनी राय व्यक्त कर रहा हूँ। इसको मानना ना मानना कम्प्लीटली आपके ऊपर होगा, ठीक है। मैं इस जर्नी से पहले भी गुजर चुका हूँ, इसमें अभी और पेन बाकी है। हमारे मार्केट में एक शॉर्ट टर्म रिकवरी आएगी बजट की वजह से, लेकिन इसके बाद एक, मुझे लगता है कि एक तगड़ा डीप करेक्शन आने वाला है मिड कैप और स्मॉल कैप में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय बद्री केदारनाथ।